नमस्कार दोस्तों। आज हमने सेकंड ग्रेड बायोलॉजी का जो एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू है वो स्टार्ट किया है। कंप्लीट टॉपिक वाइज स्टेप बाय स्टेप यहाँ हम चलेंगे। सेकंड ग्रेड का बायोलॉजी के जितने भी टॉपिक है सभी टॉपिक को हम यहाँ पर क्लियर करेंगे, ठीक है। तो आज हमने ये इसका जो फर्स्ट चैप्टर है सेल बायोलॉजी, सेल जो चैप्टर है, कोशिका जो चैप्टर है उसके एमसीक्यू स्टार्ट किए हैं, ठीक है। तो पहला सवाल देखते हैं हम यहाँ पर। पहला सवाल क्या है, ओमनिस सेलुला ई सेलुला का अर्थ क्या है, ठीक है। कोशिका जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है ओमनिस सेलुला ई सेलुला। आप सोच रहे होगे कि ये नया नाम कहाँ से आ गया, लेकिन एनसीईआरटी की बुक जब आप खोल कर देखोगे, कोशिका का चैप्टर खोल के देखोगे तो उसमें ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, ठीक है। ओमनिस सेलुला ई सेलुला का क्या अर्थ है? देखिए पहला ऑप्शन क्या है, जीवों का शरीर कोशिकाओं का बना होता है। सेकंड ऑप्शन, नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है, ठीक है। कोशिका जीवन की क्रियात्मक इकाई है। जीव जनन करके अपनी समान संतति उत्पन्न करता है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ओमनिस सेलुला ई सेलुला। सेल क्या होती है, कोशिका क्या होती है, विभाजन करती है और नई कोशिकाओं का निर्माण कर लेती है। तो एक कोशिका से नई कोशिका का निर्माण होना, यानी जो नई कोशिका का निर्माण होगा वो पहले से ही स्थित कोशिका से ही होता है। तो इसको ही क्या कहा है, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है। क्लियर? देखिए अभी इसके कुछ की पॉइंट है वो देखते हैं हम अभी। देखिए इसका कुछ की पॉइंट हमने यहाँ पे ऐड किए हैं। देखिए सबसे पहला क्या है, रुडोल्फ विर्चा। ये विर्चा नहीं विर्चोव है, रुडोल्फ विर्चोव। नई कोशिका सिद्धांत, जो कोशिका सिद्धांत नया कोशिका जो सिद्धांत है वो देने वाले कौन है, रुडोल्फ विर्चोव है। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, जो कॉर्क की काट होती है उसमें कोशिका को सबसे पहले देखा था। कोशिका को देखने वाले कौन थे, रॉबर्ट हुक थे, ठीक है। कॉर्क क्या होता है, वृक्ष की छाल से प्राप्त पदार्थ, ठीक है। सेल, सेल क्या होती है, एक लैटिन शब्द है सेल, ठीक है, और उसका अर्थ क्या होता है, छोटा कमरा। क्लियर? अब यहाँ इसके साथ साथ हमें ये याद और रखना पड़ेगा कि एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं और बहुकोशिकीय जीव क्या होते हैं। इनके एग्जाम्पल याद रखने पड़ेंगे। एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय क्या होते हैं वो तो आपको पता है कि जिनमें एक कोशिका होती है, बहुकोशिकीय जिसमें एक से अधिक कोशिका होती है। लेकिन इसकी जो एग्जाम्पल है वो इम्पोर्टेंट है, डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन से एक कोशिकीय जीव के एग्जाम्पल है और कौन से बहुकोशिकीय जीव के। तो यहाँ से आपको क्लियर करना अच्छे से कि एक कोशिकीय जीव के जो एग्जाम्पल है वो क्या आ जाएगा, अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम और जीवाणु, बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया होते हैं वो एक कोशिकीय ही जीव होते हैं। बहुकोशिकीय जीव के एग्जाम्पल में क्या आएगा, कवक, पादप, जंतु। जो बड़े बड़े पादप और जंतु होते हैं वो क्या होते हैं, बहुकोशिकीय जीव होते हैं, ठीक है। ल्यूवेनहॉक ने जो कोशिका की खोज की थी वो जीवित कोशिका की खोज की थी। सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने देखा जरूर था, लेकिन रॉबर्ट हुक ने जो खोज की थी वो एक मृत सेल की खोज की थी, ठीक है। क्लियर? लेकिन ल्यूवेनहॉक ने इसकी खोज जीवित कोशिका में की थी। सवाल पूछ लिया जाए सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने। लेकिन ये सवाल आ जाए कि जीवित कोशिका में सबसे पहले जीवित जीव में सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की है, तो वो खोज करने वाले कौन है, ल्यूवेनहॉक। क्लियर? याद रखना, जीवित सेल की सर्वप्रथम पूछे तो ल्यूवेनहॉक, मृत की पूछे तो रॉबर्ट हुक। लेकिन यदि सर्वप्रथम पूछे, ना जीवित लगाए ना मृत लगाए, तो वो रॉबर्ट हुक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कोशिका की जीव अवस्था संबंधी विभिन्न रासायनिक अभिक्रिया का स्थल है।
बताइए क्या होगा इसका। कोशिका की जीव अवस्था संबंधी विभिन्न रासायनिक अभिक्रिया का स्थल क्या है। मेनली जो रासायनिक जो अभिक्रियाएं होती है कोशिका की, जो जितनी भी सेल्स की रासायनिक अभिक्रिया होती है वो कहाँ होती है। केंद्रक में होती है, कोशिका द्रव्य में, राइबोसोम में या माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इस चीज़ का अच्छे से ध्यान रखना कि कोशिका जो होती है उसमें क्या होता है, जीव द्रव्य, कोशिका द्रव्य भरा होता है। उस कोशिका द्रव्य में ही क्या होती है, रासायनिक अभिक्रियाएं। कोशिका के अंदर जो भी द्रव भरा होगा उसके अंदर ही क्या होगी, सभी रासायनिक क्रियाएं होगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोशिका द्रव्य। इसमें कुछ की पॉइंट है, ये देखिए। जीव द्रव्य केंद्रक, जीव द्रव्य केंद्र क्या होता है, कोशिका द्रव्य। ठीक है, कोशिका द्रव्य में ही होता है जीव द्रव्य केंद्रक। उसके बाद है कि जीव द्रव्य शब्द, जीव द्रव्य शब्द देने वाले कौन थे, पुरकिंजे। इनको डायरेक्टली याद रख लेना क्योंकि सेल का जो चैप्टर है वो इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है। उसमें से एक सेल के चैप्टर में से ही 5 या 6 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। मैं अभी एक PDF डाल दूंगी, इस पर पोस्ट डाल दूंगी, उसमें इसका कंप्लीट लिखित कौन से चैप्टर से कितने सवाल लगभग आते हैं वो इसमें बता देंगे। तो सेल का जो चैप्टर है उसमें से कम 5 या 6 क्वेश्चन आते हैं। तो इस चीज़ को याद रखना कि इसमें से जो जितने भी सवाल बनते हैं अच्छे से क्लियर कर लेना। इसमें डायरेक्टली ये पूछ ले जाता है कि किसकी खोज किसने की। तो जीव द्रव्य जो शब्द था वो देने वाले कौन थे, पुरकिंजे थे। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, ये किसने कहा, ये लाइन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये कहने वाले कौन थे, हक्सले जी थे। ठीक है, हक्सले ने क्या कहा कि जो जीव द्रव्य है वही जीवन का भौतिक आधार है। क्लियर। जीव द्रव्य में मुख्य घटक क्या होता है, प्रोटीन। ओके, जीव द्रव्य में मुख्य घटक क्या होता है, प्रोटीन। राइबोसोम पाया जाता है। अब देखिए राइबोसोम कहाँ पाया जाएगा, एक एक ऑप्शन देखिए आप। कोशिका द्रव्य में, हरित लवक में, माइटोकॉन्ड्रिया में या अंतःप्रदवी जालिका में। किस में पाया जाता है राइबोसोम। तो देखिए राइबोसोम जो होता है वो यहाँ पर हमें कोशिका द्रव्य में तो देखने को मिलता ही है, लेकिन जो राइबोसोम होता है वो हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया इनमें भी देखने को मिलता है। साथ ही खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका इनमें भी राइबोसोम देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। ठीक है, तो जो राइबोसोम होते हैं कोशिका द्रव्य के अलावा हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया और अंतःप्रद्रवी जालिका में भी देखने को मिलता है। इसके कुछ की पॉइंट है वो देखते हैं। हाँ देखिए, जो प्रोकैरियोटिक होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक, इनमें 70 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, चाहे प्रोकैरियोटिक की बात करें, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें या हरित लवक की बात करें, तीनों में ही जो राइबोसोम पाए जाएगा वो 70 प्रकार के राइबोसोम पाए जाएंगे। ठीक है, 70 राइबोसोम की 2 इकाइयाँ होती है, एक 50S की और एक 23S की 2 इकाइयाँ होती है। लेकिन वहीं यूकैरियोटिक की बात करते हैं तो यूकैरियोटिक में 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, जिसकी 2 इकाई होती है 60S और 40S। क्लियर। उसके बाद है राइबो न्यूक्लिक अम्ल प्लस प्रोटीन से निर्मित। ये जो राइबोसोम होते हैं उसमें राइबो न्यूक्लिक अम्ल और क्या होता है, प्रोटीन होता है। ठीक है, प्रोटीन संश्लेषण का कारखाना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है कि प्रोटीन संश्लेषण का कारखाना कहाँ होता है, राइबोसोम में। राइबोसोम में प्रोटीन का निर्माण होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम यहाँ पर।
मनुष्य की आरबीसी की झिल्ली में प्रोटीन व लिपिड का क्रमशः प्रतिशत अनुपात कितना है। राइबोसोम की झिल्ली में पूछा है कि उसमें प्रोटीन और लिपिड दोनों का कितना कितना % मिलता है। तो इसका राइट आंसर है, इसको डायरेक्टली आप याद कर सकते हैं कि आरबीसी की जो झिल्ली होती है उसमें अनुपात कितना होता है, 52-40 का अनुपात होता है। ठीक है, इसका कुछ की पॉइंट है वो देखते हैं। कोशिका झिल्ली का तरल मोज़ेक मॉडल, कोशिका झिल्ली का जो तरल मोज़ेक मॉडल है वो किसने दिया, सिंगर और निकोलसन ने। ठीक है, तरल मोज़ेक मॉडल देने वाले कौन थे, सिंगर और निकोलसन। ठीक है, इसमें और कौन कौन से अवयव होते हैं, प्रोटीन भी होती है, लिपिड भी होती है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है। ठीक है, कोशिका कला, कोशिका कला देने वाले या बोल सकते हैं कोशिका कला की खोज किसने की थी, तो वो कौन थे, क्रैमर। और जीव द्रव्य कला की खोज किसने की थी, प्लाउ ने। ठीक है, इनको डायरेक्टली आप यहाँ से याद कर लेना। अगला सवाल देखते हैं, प्रोटीन संश्लेषण, ये वही सवाल आ गया है, प्रोटीन संश्लेषण व श्रवण में सक्रिय रूप से भाग लेने वाला कोशिका अंग कौन सा है। ये श्रवण, ये थोड़ा सा गलत लिख दिया, ये इसमें इस तरीके का श्रवण है। ठीक है, हाँ जी, तो प्रोटीन संश्लेषण और श्रवण में सक्रिय रूप से भाग लेने वाला कोशिका अंग कौन सा है। तो आपको अच्छे से पता है कि प्रोटीन संश्लेषण का काम कहाँ होता है, राइबोसोम में। और इनमें से जो राइबोसोम होता है वो ना तो लाइसोसोम में होता है, ना केंद्रक में होता है, नहीं चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका में होता है। राइबोसोम कहाँ पाया जाता है, खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका में पाया जाता है। और जब राइबोसोम खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका में पाया जाएगा तो इसकी जो प्रोटीन संश्लेषण का काम भी कहाँ होगा, खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका में। क्लियर, चलिए, यहीं पर जो ये खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका होती है, यहीं पर निराविषीकरण का काम होता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये कि निराविषीकरण का काम खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका में होता है, या चिकनी में तो कहाँ होता है, खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका में। ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से संश्लेषित पदार्थ गोल्जी काय में पैक होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जितने भी पदार्थ संश्लेषित होते हैं वो कहाँ पे जाके पैक हो जाते हैं, गोल्जी काय में। क्लियर, अब चलते हैं अगले सवाल पर। माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है, किससे है माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध, अवायवीय श्वसन से, वायवीय श्वसन से, या फिर किण्वन से। किससे है माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध, किससे है, तो अच्छे से याद रखना कि माइटोकॉन्ड्रिया में हमेशा वायवीय श्वसन होता है। कौन सा श्वसन होता है, वायवीय श्वसन देखने को मिलता है। इसके कुछ की पॉइंट देखते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसको क्या कहते हैं, कोशिका का ऊर्जा ग्रह या शक्ति ग्रह। ठीक है, एटीपी का निर्माण भी यही होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। और इसकी आंतरिक झिल्ली पर क्या पाई जाती है, क्रिस्टी। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर पाई जाएगी क्रिस्टी। ठीक है, इसमें कौन से राइबोसोम पाए जाएंगे, 70 इस प्रकार के, वो हमने पहले पढ़ लिए हैं। और इसमें डीएनए आरएनए भी। एक चीज याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का अपना डीएनए होता है। डीएनए एक कोशिका का पार्ट होता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के अंदर एक अंग होता है, अंग के अंदर फिर एक अंग यानी डीएनए, कोशिका के अंदर कोशिका, इसलिए बोलते हैं इसको माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका के अंदर कोशिका, अर्ध स्वायत्त शासी अंग इसलिए कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का एक अलग से क्या होता है, डीएनए होता है। ठीक है, ये नीचे लिखा हुआ है कि इसको क्या कहते हैं, अर्ध स्वायत्त अंग, कोशिका अंग कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्लियर बात समझ में आ गई, क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है
माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का एक डीएनए होता है। क्लियर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। थाइलेकोइड नामक संरचना सिक्कों के चट्टों की भांति ढेर के रूप में मिलते हैं, इसे क्या कहा जाता है? बताइए क्या कहते हैं इसको। थाइलेकोइड संरचना, पहले तो आपको एक अच्छे से याद रखना पड़ेगा कि थाइलेकोइड कहाँ मिलता है। सबसे पहले जो थाइलेकोइड जो संरचना होती है वो पाई जाती है क्लोरोप्लास्ट में। यहाँ पर मान लीजिए ये क्या है, एक क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में छोटी छोटी थाइलेकोइड नामक संरचना पाई जाती है। ये थाइलेकोइड संरचना ही चट्टों के रूप में इकट्ठी होकर छोटी छोटी चट्टों के रूप में इकट्ठी हो जाती है और किसका निर्माण करती है, ये इसमें पूछा हुआ है, ठीक है। छोटे छोटे चट्टों का निर्माण कर लेती है। तो एक सिंगल जो ये होती है, यहाँ पर जो मैंने बनाया है बीच में इतना सा छोटा सा, इसको तो बोलते हैं हम थाइलेकोइड। क्या बोलते हैं? थाइलेकोइड बोलते हैं। अब इस थाइलेकोइड इकट्ठा होकर एक चट्टा बना लेती है, ढेर बना लेती है, ठीक है। इकट्ठा होकर क्या बना लेती है? ढेर बना लेती है। तो इस ढेर को क्या कहते हैं? इस ढेर को कहते हैं ग्रेना। क्या कहते हैं? ग्रेना, ठीक है। याद रखना, सिंगल जो इसको हम ये बोल सकते हैं कि ग्रेना की इकाई। थाइलेकोइड को क्या बोल सकते हैं? ग्रेना की इकाई, क्योंकि छोटे छोटे जो थाइलेकोइड्स होते हैं वो इकट्ठे होकर हम क्या बना लेते हैं? ग्रेना बना लेते हैं, ठीक है। ग्रेना ही फिर आगे क्या करती है? आपस में जुड़ जाती है, ठीक है। ये आपस में एक इंटरकैलरी के द्वारा जुड़ जाती है, आपस में जुड़ी हुई होती सभी ग्रेना, ठीक है। तो ग्रेना की इकाई पूछे तो क्या है? थाइलेकोइड। और इसको ऐसे पूछ सकते हैं कि थाइलेकोइड इकट्ठे होकर चट्टों के रूप में संरचना बनाती है और वो संरचना क्या कहलाती है? ग्रेना, ठीक है। हम ग्रेना और स्ट्रोमा में थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाते हैं, कभी हम इनको थाइलेकोइड को स्ट्रोमा बोल देते हैं, लेकिन नहीं, जो स्ट्रोमा होता है वो इसमें लिक्विड भरा होता है, ठीक है। जो ये क्लोरोप्लास्ट होता है उसके अंदर ये जो द्रव भरा होता है, लिक्विड भरा होता है, ये जो लिक्विड भरा होता है वो लिक्विड ही क्या होता है? स्ट्रोमा होता है, ठीक है। वो लिक्विड क्या होता है? स्ट्रोमा होता है, ठीक है। आगे से ध्यान रखना कि जो थाइलेकोइड्स होती है वो एक सिंगल इकाई होती है। थाइलेकोइड्स मिलकर चट्टों के रूप में इकट्ठी होकर क्या बना लेती है? ग्रेना बना लेती है। और फिर बाद में जो ग्रेना होती है आपस में इंटरकैलरी द्वारा जुड़ जाती है और उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो भरा रहेगा, ये लिक्विड जो भरा रहेगा, द्रव जो भरा रहेगा, उसको हम क्या कहेंगे? स्ट्रोमा, ठीक है। स्ट्रोमा एक लिक्विड होता है इसके अंदर। चलिए अब इसकी खोज देखते हैं किसने की। खोज किसने की? हैकल ने इसकी खोज की थी, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट की खोज किसने की थी? हैकल ने की थी, ठीक है। नामकरण भी किसने किया? और जो सिम्पर है, सिम्पर नाम का जो वैज्ञानिक है, इसने दिया था इसको क्लोरोप्लास्ट नाम, ठीक है। क्वांटासोम नाम की संरचना भी इसमें मिलती जो श्वसन में काम आती है। और दूसरा क्या है इसमें? यूलोथ्रिक्स में ये एल्गी है, यूलोथ्रिक्स, क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरोगोरा, ये एल्गी है। एल्गी वाले चैप्टर पढ़ेंगे तब आप उसमें देख लेना कि जो यूलोथ्रिक्स जो एल्गी होती है उसमें मेखलाकार प्रकार के क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। वहीं क्लेमाइडोमोनास में प्यालेनुमा होते हैं और स्पाइरोगायरा में सर्पिलाकार होते हैं। ये डायरेक्टली पूछे जाते हैं। एल्गी का जो चैप्टर अपने सिलेबस में अलग से दिया हुआ है एल्गी का चैप्टर, और जब हम एल्गी का चैप्टर पढ़ते हैं तो उसकी जो विशेषता पढ़ते हैं तब हम वहाँ देखते हैं कि किस एल्गी में कितने क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं और किस आकार के क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। तो वहाँ भी ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। अभी आप यहाँ अच्छे से देख ले कि यूलोथ्रिक्स में कैसे होगा? मेखलाकार होगा। क्लेमाइडोमोनास में कैसा होगा? प्यालेनुमा। स्पाइरोगायरा में कैसा होगा? सर्पिलाकार। क्लियर। इसको भी देखो, क्लोरोप्लास्ट को भी अर्धस्वायत्त अंग कहते हैं। वही बात है सेम माइटोकॉन्ड्रिया वाली। माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक
पूरे कोशिका अंग, जितने भी कोशिका अंग होते हैं, राइबोसोम, गोल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जितने भी कोशिका अंग होते हैं, सभी कोशिका अंगों में सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक ऐसे कोशिका अंग होते हैं जिनके पास अलग से अपना खुद का डीएनए होता है, इसलिए इनको कहते हैं अर्धस्वायत्त कोशिका, या हम बोल देते हैं कोशिका के अंदर कोशिका, क्योंकि डीएनए किसकी विशेषता है? कोशिका की विशेषता है। तो जो डीएनए अलग से कोशिका के अंदर पाया जाता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक ऐसे कोशिका अंग है जो कोशिका में खुद भी है और अपने अंदर भी क्या रखा हुआ है इन्होंने? डीएनए। तो इनको बोल देते हैं कोशिका के अंदर कोशिका, और इनको क्या बोल देते हैं? अर्धस्वायत्त कोशिका अंग। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक। क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक एक ही बात है। इसके बाद अगला सवाल देखते हैं, पक्षमाभिका व कशाभिका के अणुसूत्र की सूक्ष्म नलिकाओं की व्यवस्था क्या कहलाती है? सूक्ष्म नलिकाएं होती है इसमें, तो इनका जो विन्यास होता है पक्षमाभिका और कशाभिका, इनकी जो स्ट्रक्चर जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि इनकी संरचना में क्या होता है, 9+2 की व्यवस्था पाई जाती है। ठीक है, तो इनके जो अणुसूत्र होते हैं सेंटर में 2 दिखाई देते हैं और यहाँ पर किनारों पर कितने दिखाई देते हैं? 9 दिखाई देते हैं। तो इनकी 9+2 की व्यवस्था देखने को मिलती है। पक्षमाभ जो होते हैं वो छोटी संरचना होती है, कशाभ जो होते हैं, कशाभिका जो होती है, कशामीभिका क्या लिख दिया? कशाभ है, कशाभिका है, वो कैसे होती है? बड़ी होती है। ठीक है, कोशिका झिल्ली में बहिर्वृद्धि होती है। आधारिकाय तारक केंद्र सदृश्य संरचना बनाती है। आधारिकाय तारक केंद्र में आधारकाय होती है। ठीक है, इसमें कोई खास है नहीं, बस इतना याद रख लेना आप कि जो इनकी जो अणुसूत्र संरचना में होती है 9+2 की संरचना होती है। ठीक है, 2 होते हैं वो केंद्र में होते हैं और जो 9 जो होते हैं वो परिधि पर होते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं, अंतःप्रद्रवी जालिका में निर्मित पदार्थ किस अंगक में पैक किए जाते हैं? ये पहले आ चुका है, क्लियर कर चुके हैं पहले। ठीक है, जब हमने राइबोसोम पढ़ा था तब वहाँ पर बताया था कि अंतःप्रद्रवी जालिका में भी क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम पाए जाते हैं खुदरी अंतःप्रद्रवी जालिका में। और जब इसमें क्या निर्माण होगा, कोई भी मतलब पदार्थ निर्मित होगा अंतःप्रद्रवी जालिका में, तो वो कहाँ जाके पैक हो जाएगा? गोल्जी काय में। ठीक है, कहाँ पैक हो जाएगा? गोल्जी काय में। अंतःप्रद्रवी जालिका में जो भी पदार्थ निर्मित होगा वो कहाँ पैक होगा? गोल्जी काय में। ठीक है, कैमिलो गोल्जी ने इसकी खोज की। लाइसोसोम का निर्माण होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी इनका संबंध होता है, और ग्लाइकोप्रोटीन व ग्लाइकोलिपिड के बने होते हैं। ठीक है, ये गोल्जी काय की बात कर रहे हैं कि जो गोल्जी काय है उसकी खोज किसने की थी? कैमिलो गोल्जी ने की थी। गोल्जी काय से लाइसोसोम का निर्माण होता है और इनका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से संबंध होता है। संबंध तो है ही, क्योंकि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसके पास खुद के पास राइबोसोम होते हैं, और क्या करते हैं वो जो भी पदार्थ निर्माण करेगा या यो राइबोसोम के पास, गोल्जी काय के पास क्या कर देंगे? संश्लेषित कर देंगे। ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के ये बने होते हैं। चलो इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, झिल्ली युक्त कोशिका अंग कौन सा है? झिल्ली युक्त है, नहीं है, कौन कौन से है, कौन कौन से नहीं है? तो ये सवाल वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखिए आप कौन कौन से है जो झिल्ली युक्त है, जिन पर झिल्ली पाई जाती है। तो याद रखना, केंद्रक पर किसी प्रकार की कोई झिल्ली नहीं पाई जाती। पहले जो ऑप्शन है उसमें केंद्रक में कोई झिल्ली नहीं पाई जाती। ठीक है, गुणसूत्र, राइबोसोम, अंतःप्रद्रवी जालिका। अब गुणसूत्र पर कोई नहीं पाई जाती, राइबोसोम अंतःप्रद्रवी जालिका पर पाई जाती है, इन पर केंद्रक में नहीं पाई जाएगी। ठीक है, तो अब इसमें लाइसोसोम पर पाई जाएगी, गोल्जी पर पाई जाएगी और माइटोकॉन्ड्रिया, तीनों ही आ गए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। और इसमें एक नेक्स्ट वीडियो आएगी तो अब इसमें क्लियर करेंगे आपको
कि ये सवाल आता है बार बार, कौन सा एकल झिल्ली युक्त है और किस पर दोहरी झिल्ली। एक तो सवाल ये यहीं से बन जाता है कि किस पर झिल्ली नहीं होती, ठीक है। दूसरा सवाल ये बन जाता है कि इसमें कौन झिल्ली है, तो एकल झिल्ली है या दोहरी झिल्ली है। माइटोकॉन्ड्रिया, हरितलवक, इनमें दोहरी झिल्ली पाई जाती है, याद रखना अच्छे से, इन पर डबल लेयर पाई जाती है। और बार इनमें एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कौन से दोहरी झिल्ली वाले हैं, कौन से अंग जिस पर झिल्ली होती ही नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीज़ अगली क्लास में आपको डिटेल से पढ़ाएंगे। अभी आप यहाँ पर देख लेना कि जो राइबोसोम होते हैं, तारककाय होते हैं, उन पर झिल्ली नहीं पाई जाती, ठीक है। तो आपको यदि क्लास अच्छी लगी हो, सेशन अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।